चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया है। लैंडर ने चांद की सतह की कई तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीर लैंडर विक्रम ने तब खींची जब वो चांद की सतह पर उतर रहा था। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर 4 तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि ये तस्वीरें लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है। इसके बाद लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें लैंडिंग साइट दिख रही है, यानी इस तस्वीर में चांद के साउथ पोल की वो सतह दिखाई दे रही है जहां लैंडर विक्रम उतरा है। This is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 ने लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र चुना है। चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर अब बाहर निकल आया है। उसने चांद पर चहलकदमी भी शुरू कर दी है, जिससे अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो दोनों के निशान चांद की सतह पर बन गए। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर के अब तक करीब आधा दर्जन सफल मूवमेंट हो चुके हैं। रोवर ने तय एक्सपेरिमेंट भी करने शुरू कर दिए हैं। डेटा भी रोवर से लैंडर को और फिर इस्ट्रैक्ट यानी कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क को सफलतापूर्वक मिल रहा है। 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर से चांद के बारे में कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। Definitely within these 14 days we have to complete all the experiments whatever we planned for. Yeah, I am expecting some new findings. Like Chandrayaan 1 when it went. चांद के साउथ पोल पर रिसर्च के दौरान रोवर चांद के वातावरण के बारे में भी जानकारी भेजेगा। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले 14 दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। इन दिनों में प्रज्ञान रोवर कई जानकारियां जुटाएगा। प्रज्ञान रोवर में कैमरा, सेंसर और डेटा रिकॉर्डर जैसे उपकरण लगे हुए हैं जो चंद्रमा की सतह के बारे में तमाम जानकारियां जुटाएगा। रोवर में मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह की बनावट का परीक्षण करेगा। लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से रोवर चांद की मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों में मौजूद तत्वों का पता लगाएगा। साथ ही रोवर में लगे ऐसे उपकरण भी लगाए गए हैं जो चंद्रमा की सतह के तापमान और भूकंप संबंधी डेटा को एकत्रित करेंगे। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर पानी की भी खोज करेगा। वो चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना की भी जांच करेगा। रोवर चांद की सतह पर रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाएगा। रोवर चंद्रमा की सतह के इलेक्ट्रॉन घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा शुरू हो गई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया। उन्होंने जानकारी दी कि सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन जल्द लॉन्च होगा। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पीएम मोदी के बयान के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी सूर्य की स्टडी के मिशन की जानकारी साझा की। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched, and after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. आदित्य L1 मिशन इसरो का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन माना जा रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च होने वाला ये मिशन कई मायनों में खास और अलग साबित होगा। सूर्य को जानने के लिए अभी तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। जल्दी इसरो भी सूर्य की स्टडी करने वाले इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी अंतिम दौर में है। आदित्य L1 को LMVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से करीब 4 महीने बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। जहां पर आदित्य L1 तैनात होगा उसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। आदित्य L1 इसी लैग्रेंज पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। दरअसल L1 पॉइंट ऐसी जगह पर है जहां किसी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिए यहां से हर वक्त सूरज दिखेगा। लैग्रेंज पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है।
सूरज की स्टडी के लिए आदित्य L1 में 7 अलग अलग उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य L1 मिशन के जरिए इसरो सूरज की ताकत का पता लगाएगा। इस मिशन पर करीब 378 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। सूर्य के अध्ययन के अलावा इसरो की योजना अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते वक्त गगनयान मिशन की बात भी की थी और चांद से जुड़ी एक पुरानी कहानी का जिक्र करते हुए अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने के संकेत दिए थे। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। प्रधानमंत्री ने इशारा किया और इसरो प्रमुख ने आज गगनयान मिशन से जुड़ी पूरी जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि 2025 तक अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजा जा सकता है। Gaganyaan is still in the work in progress, and we are doing a mission possibly by end of September or beginning of October for demonstrating the crew module and crew escape capability, and which will be followed by further missions of unmanned missions next year beginning, and many more test missions and ground test, hundreds of them, until we do the first manned mission possibly by 25. गगनयान 300 से 400 किलोमीटर ऑफर पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में जाएगा। करीब 10,000 करोड़ की लागत वाले इस मिशन का ऐलान पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2018 को किया था। चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो के हौसले बुलंद हैं और इसीलिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आगे के मून मिशन पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंसान की योजना चांद पर कॉलोनी बसाने की है, इसीलिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड कराया गया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया साउथ पोल के रहस्य को जानना चाहती है क्योंकि वहीं पर इंसानों की बस्ती बसाने की संभावना है। Science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the south pole because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So south pole has a potential to be that. इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान 2 की गलतियों में सुधार किया गया, इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहा। इसरो की निगाह गगनयान और आदित्य L1 मिशन पर ही नहीं है, कई और बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी ये भारतीय एजेंसी काम कर रही है। इनमें सबसे अहम है निसार सैटेलाइट, जिस पर नासा के सहयोग से काम चल रहा है। निसार सैटेलाइट पृथ्वी के बदलते इकोसिस्टम का अध्ययन करेगी। इसमें पानी के प्रवाह के साथ साथ ज्वालामुखियों का भी अध्ययन किया जाएगा। ये ग्लेशियर्स के पिघलने की दर पर भी निगाह रखेगी। सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों का भी अध्ययन करेगी और इसके जरिए भूकंप की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो की योजना अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी है, जिसके लिए स्पेस डॉक बनाना जरूरी है। इस स्पेस डॉक में पृथ्वी की कक्षा में 2 स्पेसक्राफ्ट पार्क करने की तैयारी है। दरअसल मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए डॉक बेहद अहम है और इस स्पेस डॉक के बनने के बाद भारत को स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरने में भी महारत हासिल हो जाएगी और भविष्य में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने में आसानी कर लेगा। आगे बढ़ेंगे और बता दें आपको कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन में बहुत ही कम बजट में ये कमाल कर दिखाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मून मिशन का बजट कई फिल्मों से भी कम था। इसीलिए अब पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 मिशन को एक बड़ी कामयाबी मान रही है। चंद्रयान मिशन की लागत महज 615 करोड़ रुपए है, यानी सिर्फ 615 करोड़ खर्च कर चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। अगर आप चंद्रयान 3 के बजट की तुलना बॉलीवुड की फिल्मों से करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि कैसे देश के वैज्ञानिकों ने कम बजट में बड़ी सफलता का परचम लहराया है। हाल ही में बड़े पर्दे पर आई फिल्म आदिपुरुष को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन चंद्रयान मिशन से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। कुछ भारतीय फिल्मों का तो बजट चंद्रयान 3 के बजट के काफी करीब है। फिल्म 2.0 600 करोड़ रुपए, RRR 550 करोड़ रुपए, पोनियन सेल्वन 500 करोड़ रुपए, साहो 350 करोड़ रुपए और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 400 करोड़ रुपए में बनाई गई। इसीलिए दुनिया के लोग भी हैरान और परेशान हैं कि भारत ने इतने कम बजट में कैसे मून मिशन लॉन्च कर दिया।
जहां कई बॉलीवुड फिल्में चंद्रयान 3 मिशन के बजट के आसपास बनी और बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं, तो वहीं कई हॉलीवुड फिल्में चंद्रयान 3 के बजट से दुगने में बनी हैं। अगर पिछले साल रिलीज हुई फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की बात करें तो ये करीब 3000 करोड़ रुपए में बनी थी। वहीं फिल्म अवतार का बजट करीब 1970 करोड़ रुपए था। यानी फिल्म अवतार के दोनों पार्ट का बजट चंद्रयान 3 के 615 करोड़ रुपए के बजट से कई गुना ज्यादा था। इसी तरह हॉलीवुड फिल्म बारबी करीब 1196 करोड़ रुपए, इंटरस्टेलर 1300 करोड़ रुपए, ओपनहाइमर करीब 825 करोड़ रुपए, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर करीब 2780 करोड़ रुपए, स्टार वॉर्स द राइज ऑफ एक्सकाइवर्स करीब 2270 करोड़ रुपए और जॉन कार्टन 2178 करोड़ रुपए में बनी। साफ है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कम बजट में वो कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अब तक नहीं कर पाए हैं। इसरो भी कम बजट में चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने को एक बड़ी कामयाबी मान रहा है। माना यह जा रहा है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बजट कम करने में ये कामयाबी मिली। इसके साथ ही ग्लोबल पार्टनर्स के साथ साझेदारी भी चंद्रयान 3 के बजट को कम करने में मददगार रही। वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 में लगाया गया हर एक रुपया अच्छा नतीजा सुनिश्चित करने के लिए निवेश था। हॉलीवुड में मूवीज बनती है, बॉलीवुड में मूवीज बनती है, वो कहीं ज्यादा महंगी होती है और इसरो वाकई में जो आप रियल हीरो है, रील वाले हीरो नहीं, इतना बड़ा काम इतने कम पैसे में कर लेते हैं, ये कमाल कैसे? ये कमाल तो हमारा भारतीय टेक्नोलॉजी है। हम जो करते हैं तो ये कोर्स के बारे में हम कई सोच विचार करते हैं, कैसे ये कर सकूं, ये कुछ छोटे से एक्सपेंडिचर में इसी हमारा एक मुद्दा है। हम सरकारी काम कर रही है तो इसलिए हमको मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका हम सबका पैसा है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ अधिक सोच विचार करते हैं। और यही वजह है कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क भी चंद्रयान मिशन के मुरीद हो गए हैं। मस्क ने कम बजट में चंद्रयान मिशन को कामयाब बनाने की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत के लिए अच्छा है। इसरो ने अपने चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लाइव इवेंट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। YouTube के आंकड़ों के मुताबिक इसरो के YouTube चैनल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को एक साथ करीब 81 लाख लोगों ने लाइव देखा। इससे पहले YouTube पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील और दक्षिण कोरिया के मैच को करीब 62 लाख लोगों ने लाइव देखा था, जबकि ब्राजील बनाम क्रोएशिया के मैच को लगभग 52 लाख लोगों ने एक साथ लाइव देखा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसरो के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या भी 10 लाख बढ़ गई है। लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग से पहले इसरो के YouTube चैनल के करीब 26 लाख सब्सक्राइबर थे, जो सवा घंटे में ही उनकी तादाद 36 लाख तक पहुंच गई। इस वक्त इसरो के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 40 लाख को पार कर चुकी है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चीफ और पूरी टीम को सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में चंद्रयान 3 की पूरी टीम से मुलाकात की और इसरो के चीफ एस सोमनाथ को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उत्तराखंड में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम में तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उपवास रखा था और जब चंद्रयान 3 ने अपने कदम चांद की सतह पर रखे तब जाकर सीमा ने अपना उपवास खोला। सीमा हैदर ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और देश को बधाई दी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं परिवार के हो गए हैं। अब चंदा मामा अपने घर के हो गए, अपने परिवार के हो गए, अपने द्वार के हो गए हैं। चंद्रयान की कामयाबी पर दुनिया भर से मिल रही बधाइयों के बीच कुछ राजनेताओं के अजब गजब बयान भी सामने आए हैं। इन बयानों को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि इन नेताओं को चंद्रयान के बारे में कितनी जानकारी है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন
राकेश रोशन के, राकेश रोशन के, राकेश रोशन के, राकेश रोशन के। जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने साउथ अफ्रीका गए प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो सुबह के वक्त एक स्थानीय अखबार को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। इस अखबार में चंद्रयान 3 की कामयाबी से जुड़ी खबर छपी थी। इस खबर में चंद्रयान 3 और भारत की सफलता की कहानी लिखी गई, जिसकी हेडलाइन थी इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भारत के मोदी दुनिया के टॉप पर हैं। ये तस्वीर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ली गई, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया। चंद्रयान मिशन की सफलता से पीएम मोदी भी काफी उत्साहित दिखे। पीएम ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के उत्साह की भी तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया कि चंद्रयान 3 की सफलता के जोश को जोहान्सबर्ग में भी महसूस कर रहा हूं। भारत की उपलब्धि पर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के समुदाय का उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग के होटल में भारतीय मूल के लोगों से मिलते हुए अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी भारत के चंद्रयान की सफलता का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं भेजी। इनमें सम्मेलन के आयोजक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी शामिल थे। ब्रिक्स सम्मेलन के मंच से पीएम मोदी ने भी चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया और इसे पूरी दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पूरी दुनिया की तरफ से सारे देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन भी किया। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन ने इस उपलब्धि को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण बताया। भारत के चांद पर पहुंचने का सपना बेशक 140 करोड़ देशवासियों का था, लेकिन उसे हकीकत में 790 वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर तब्दील किया, जिनकी वजह से भारत चांद पर जगमगाया। उनमें कई महिला साइंटिस्ट भी थीं। उन्हीं 790 वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करने वाले नामों में शामिल हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन हैं। इन्हीं की अगुवाई में मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। पी वीर मुथुवेल पर चंद्रयान 3 मिशन का पूरा प्रभार था। चांद तक पहुंचने का 3,84,000 किलोमीटर का सफर, और इस दौरान चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थे वो है पी वीर मुथुवेल की टीम, उन्हीं के नियंत्रण में थी। चंद्रयान मिशन से जुड़ी महिला वैज्ञानिकों में बड़ा नाम डॉक्टर कल्पना के का भी है, जो मिशन की डिप्टी डायरेक्टर रही और उनकी अहम जिम्मेदारी विक्रम लैंडर के साथ भेजे गए उपकरणों के डिजाइन और परीक्षण से जुड़ी थी। इससे पहले चंद्रयान 2 और मिशन मंगल में भी डॉक्टर कल्पना ने अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं और वो मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों के स्पेशलिस्ट हैं। मिशन के दौरान उनकी टीम ने चंद्रयान 3 के तमाम पहलुओं की देखरेख की। इसके अलावा UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन के नेतृत्व में चंद्रयान तैयार हुआ और मिशन के दौरान कम्युनिकेशन, नेविगेशन और रिमोट सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाई। भारत के चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम भारत के मिशन मून की कामयाबी को लेकर चर्चा कर रही है। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के बाद अब हिंदुस्तान रीजनल सुपर पावर से ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हो गया है।
हिंदुस्तान का चंद्रयान पूरी शान के साथ चांद पर मौजूद है और वहां प्रयोग शुरू भी कर चुका है, लेकिन सबके मन में कई सवाल हैं, जैसे कि 14 दिन बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा। 14 दिन बाद वो चांद पर ही रुकेंगे या फिर पृथ्वी पर लौट आएंगे। आपके हर सवाल का जवाब देने की हमने कोशिश की है, तो हमारे एक ग्राफिक्स आप देखिए। पहला सवाल यह है कि 14 दिन बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा। चांद पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। इस तरह 14 दिन बाद चांद पर रात होगी, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने से चांद पर अंधेरा हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -200 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाएगा। चूंकि लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से ही काम कर रहे हैं, इसलिए 14 दिन बाद सूरज की रोशनी न मिलने से वो निष्क्रिय पड़ जाएंगे। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर जब फिर से सूर्योदय होगा तो विक्रम और प्रज्ञान फिर से अपने प्रयोग शुरू कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि क्या काम पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी पर लौट आएगा। इसका जवाब है नहीं। काम पूरा होने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान चांद की सतह पर ही पड़े रहेंगे। तमाम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि चंद्रयान 3 कहां उतरा है। इसरो बता चुका है कि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक समतल मैदान में उतरा है और विक्रम लैंडर ने वहां की तस्वीरें भी भेजी हैं। 2 महीने पहले पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे उनका जो प्राइवेट जेट था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 लोग मारे गए। येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट हवा में कुछ देर तक गोते लगाता दिखा, जिसके बाद 8000 फीट नीचे आया और एक धमाके के साथ जलकर खाक हो गया। दुर्घटना वाली जगह पर आग की लपटें उठती दिखी और स्थानीय पुलिस ने फौरन इलाके को सील कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट का मॉस्को से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही संपर्क टूट गया और सेंट पीटर्सबर्ग से काफी पहले ट्वेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस की फेडरल एजेंसी 4 एयर ट्रांसपोर्ट ने इस विमान हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान में येवगेनी प्रिगोजिन सवार थे, उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जिस एम्ब्रेयर गैलेक्सी 600 विमान का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके पार्ट्स भी 2019 से ब्राजील रूस को सप्लाई नहीं कर रहा था। रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ब्राजीली कंपनी एम्ब्रेयर किसी भी तरह का तकनीकी सहयोग भी मुहैया नहीं करा रही थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से विमान के मेंटेनेंस पर असर पड़ा था। उसका डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर एसए ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उसने 13 सीटों वाले इस विमान को किसी भी तरह की सेवा देना बंद कर दिया था। प्रिगोजिन के विमान में 30 मिनट की उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई थी, लेकिन दोपहर करीब 3:19 पर एयरक्राफ्ट अचानक ही नीचे गिरने लगा। महज 30 सेकंड के अंदर ही 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान 8,000 फीट नीचे गिर गया, जबकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट की आखिरी लोकेशन 3:11 पर मिली थी। हालांकि सिग्नल जैमिंग या नेटवर्क में दिक्कत की वजह से ज्यादा डेटा हासिल नहीं किया जा सका। कुछ और डेटा अगले 9 मिनट तक के हासिल हुए। इस दौरान प्लेन को कई बार 1000 फीट ऊपर और नीचे चढ़ते उतरते रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन दुर्घटना में मारे गए। पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों को देखें तो लगता नहीं है कि प्रिगोजिन विमान हादसे में मारे गए। ऐसा लगता है कि बदले के तहत पुतिन ने उनकी हत्या कराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हादसे पर कहा कि वो इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं है, ये तो होना ही था। So I be careful what I drink, what I wrote in. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. वहीं पश्चिमी मीडिया ने आशंका जाहिर की है कि येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट पर मिसाइल हमला भी हो सकता है। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं करते। А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. वैसे येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह को भी पुतिन ने विश्वासघात करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रिगोजिन की मौत में पुतिन का हाथ हो। रूस और यूक्रेन ने फिर एक दूसरे पर हमले का दावा किया है।
रूस ने दोनोस्क में यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियारों को नष्ट करने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर हमला किया और उसके 12 ड्रोन मार गिराए। नॉर्थ कोरिया में खाद्य संकट के बीच किम जोंग उन ने कुमसोंग इलाके में ट्रैक्टर फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान किम जोंग की फैक्ट्री में ट्रैक्टर चलाते हुए तस्वीरें सामने आईं। पाकिस्तान में सतलुज नदी में बाढ़ की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। राहत बचाव कर्मियों ने पिछले 3 हफ्तों में पूर्वी पंजाब प्रांत से 1 लाख से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया है। इंडोनेशिया में लैंडफिल के 15 हेक्टेयर इलाके में भीषण आग लगी है। रिहायशी इलाकों में आग का धुआं फैलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा की है। जोहान्सबर्ग में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने बताया कि अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया कुल 6 देशों को ब्रिक्स में नए अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के तमाम देशों के अंदर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास बढ़ेगा। भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। गौरतलब है कि आतंकवाद की पैरोकारी करने वाला पाकिस्तान भी चीन की मदद से ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन भारत की धारदार कूटनीति और पाकिस्तानी आर्थिक तंगहाली की वजह से ऐसा नहीं हो सका। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात और बातचीत ब्रिक्स नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले हुई। अपनी सीट की तरफ बढ़ते वक्त पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने पहले एक दूसरे का अभिवादन किया और इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। हालांकि इससे पहले भी दोनों नेताओं के ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक में भी मंच साझा करने की उम्मीद थी, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया था, लेकिन शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और अपनी जगह वाणिज्य मंत्री वांग विनटाओ को भेजा था। गौरतलब है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग साल 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान समरकंद में मिले थे, लेकिन उस समय कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक असहज कर देने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा हुआ कि चीन की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जमकर किरकिरी भी हुई। दरअसल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब शी जिनपिंग सैंटन कन्वेंशन सेंटर के अंदर गए तो उनके पीछे आ रहे चीनी अधिकारी को रोक लिया गया। जैसे ही शी जिनपिंग अंदर जाने लगे, चीनी अधिकारी भी उनके पीछे दौड़ता नजर आया, जिसे देखकर वहां खड़े दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इस दौरान शोर की आवाज सुनाई दी, लेकिन जिनपिंग फिर भी चलते रहे। वीडियो में दिखा कि बीच में रुककर शी जिनपिंग पीछे देख रहे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के सिक्योरिटी गार्ड्स ने चीनी अधिकारी को अंदर नहीं जाने दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में बदलावों से जुड़े न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया है। नए फ्रेमवर्क में छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने और पढ़ने के कई विकल्प मिलेंगे। नए फ्रेमवर्क में हर साल 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। छात्रों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वो दोनों परीक्षा या फिर दोनों में से किसी एक बोर्ड परीक्षा में शामिल हो। साथ ही छात्रों को यह सुविधा भी मिलेगी कि वो दोनों बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में से उस नतीजे को रखें जिसमें उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, यानी नंबर ज्यादा अच्छे मिले हैं। 11वीं और 12वीं में 2 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी, जबकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा पढ़नी होती है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई सेमेस्टर पैटर्न पर होगी और छात्रों को विषय चुनने के लिए ज्यादा विकल्प दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं के छात्रों को 10 विषय पढ़ने होंगे, जिनमें 3 भाषाएं होंगी और 7 अन्य विषय होंगे। इसी तरह 11वीं और 12वीं के छात्रों को 6 विषय पढ़ने होंगे, जिसमें 2 भाषाएं होंगी।
इसके अलावा छात्र 3 अलग अलग ग्रुप से अपनी पसंद के 4 विषय चुन सकते हैं, साथ ही एक वैकल्पिक विषय भी चुन सकेंगे। नया फ्रेमवर्क लागू होने के बाद 11वीं और 12वीं के छात्र इतिहास और भूगोल के साथ साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे विषय भी चुन सकेंगे। इसी तरह छात्रों को म्यूजिक और योगा के साथ साथ कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी जैसे विषय पढ़ने की भी आजादी रहेगी। ब्रिक्स में 6 और नए देश शामिल हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब को ब्रिक्स देशों में शामिल करने का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि नए देशों के शामिल होने से ब्रिक्स को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्द ही यूरोप दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल 6 सितंबर को बेल्जियम के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो फ्रांस और नॉर्वे का भी दौरा करेंगे और 12 सितंबर को भारत लौटेंगे। मुंबई में ओशिवारा इन्फिनिटी मॉल के सामने एक टावर में पानी की पाइपलाइन फट गई और बिल्डिंग के ऊपर से पानी की तेज धार सड़क पर गिरती नजर आई। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। अनहेल्दी फूड पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में FSSAI, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से बैठक कर 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अचानक लैंडस्लाइड हुआ और एक के बाद एक कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरती चली गई। हालांकि इमारतों को पहले ही खाली करवाया जा चुका था, जिससे किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक के बाद एक कई इमारतों के टूटने की तस्वीरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। कुल्लू के नए बस स्टैंड के पास बनी कई मंजिला इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। तस्वीरों में दिखा कि इमारतों के पास से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू हुए, फिर वहीं कुछ सेकंड में ऊंचाई पर बनी इमारतों के नीचे से जमीन खिसकी और देखते ही देखते करीब 8 से 9 इमारतें धराशायी हो गईं। कंक्रीट के ढांचे जरा देर में मलबे में तब्दील हो गए। इमारतों के गिरने के बाद वहां धूल मिट्टी का जबरदस्त गुब्बार छा गया। आसपास के लोगों के लिए ये तस्वीरें दहशत भरी थी। गनीमत थी कि प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले ही इन रिहायशी इमारतों को खाली करवा दिया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कल बादल भी फटा, जिसके बाद वहां रिहायशी इलाकों में अचानक बाढ़ के हालात पैदा हो गए। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये सिलसिला अभी तक नहीं थमा है। मूसलाधार बारिश की वजह से हिमाचल में कहीं पर बाढ़ है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कुल्लू के शिवा बाजार में बाजार फटने के बाद वहां सैलाब उमड़ आया। तस्वीरों में दिखा कि नालों में जबरदस्त तूफान है और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं कुल्लू और मंडी के बॉर्डर पर रेंस नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि सुरंग के पास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया। मलबे ने सड़क को जाम कर दिया और बारिश ने मुश्किल को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में हालात को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्यास नदी और नहरों पर सभी स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ शिमला, हमीरपुर, सोलन में आज भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। दिल्ली में आज 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जिसमें द कश्मीर फाइल्स, RRR, सरदार उधम और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। और आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह ने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता बेस्ट फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। शेरशाह फिल्म को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो वहीं मिमी के लिए कृति सैनन को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीता है। पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड RRR फिल्म को मिला है। वहीं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के मामले में पुष्पा और RRR ने बाजी मारी है।
आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का में तूफान और बारिश ने वो हाल किया कि लोग जमीन पर फिसलने लगे। तूफान के साथ साथ मक्का में क्लॉक टावर पर बिजली भी गिरी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग तूफान से खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे। लेकिन सऊदी अरब के मक्का में आया तूफान इतना जबरदस्त था कि लोग हवा के साथ बहते चले गए। तस्वीरों में दिखा कि मक्का मस्जिद के परिसर में लोग फर्श पर फिसलते जा रहे हैं। कोई भारी सामान पकड़कर हवा को मात देने की कोशिश कर रहा था तो कोई कोने ढूंढकर हवा से बचने में जुटा था। मक्का की ही एक और तस्वीर में दिखा कि लोग भारी बारिश के बीच सड़क पर भाग रहे हैं, लेकिन असल में ये हवा थी जो उन्हें दौड़ा रही थी। इसी तूफान में मक्का के क्लॉक टावर पर बिजली भी गिरी। बारिश के बीच क्लॉक टावर के ऊपर अचानक रोशनी हुई और एक साथ बिजली की कई तरंगे उससे टकरा गईं। तस्वीरें डराने वाली थी। इस दौरान आसमान से लेकर के क्लॉक टावर तक चमकती लकीरें दिखाई दे रही थी। Zee News.